बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे तुर्की के हवाले से, जहाँ पे सदी का बदतरीन ज़लज़ला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इसको कहा है और यकीनन जो हल्के इससे रिलेटेड हैं वो भी इसे करार दे रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग इससे मुतासर हुए हैं, बड़ी तादाद में तुर्की और शाम का इलाका इससे मुतासर हुआ है। कहा यह जा रहा है कि 10 सूबे या इससे ज़ायद जो हैं इससे मुतासर हुए हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमने बड़ी रेलेवेंट शख्सियत को दावत दी है। जनाब वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यूसुफ जुनैद। आप एम्बेसडर हैं पाकिस्तानी तुर्की के अंदर। ज़रा जान लेते हैं कि सूरत हाल इस वक्त वहाँ पे क्या है। एक्सीलेंसी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर में हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले ज़रा अपडेट दे दीजिएगा, बताइएगा पाकिस्तानियों को इस वक्त ज़लज़ले के बाद की सूरत हाल क्या है, कितना इस वक्त तक जानी नुकसान हो चुका है, माली नुकसान का क्या तखमीना लगाया गया है। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं आपको यहाँ की सूरत हाल के बारे में आगाह कर सकूं। जहाँ तक के जल्जले के नुकसानात का हवाला है, तो 6 तारीख से लेके आज तक मुस्तकिल एक ऐसा मुसलसल सिलसिला जारी था नुकसानात के, जो हम कह सकते हैं कि उनका तमखीना लगाने का। और इसके अलावा जितनी अमवात थी वो हर रोज हर लम्हे उनमें इजाफा होता जा रहा था। तो इस वक्त जो लेटेस्ट पोजीशन है सरकारी जराये के मुताबिक, उसमें तकरीबन 18,991 लोग शहीद हो चुके हैं। लेकिन ये फिगर अभी इवॉल्विंग है, हम ये जी नहीं कह सकते कि ये हतमी फिगर है, क्योंकि हर लम्हे इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और उसमें मजीद लोगों को या रेस्क्यू किया जा रहा है या मजीद उसमें से लाशें मिल रही है मलबे के ढेर में से। इसके अलावा अगर हम देखें तो तकरीबन 74-75 हजार अफराद शदीद जख्मी हैं। इसके अलावा जो माली नुकसानात के हवाले से बात की जाए, तो उसकी अभी कोई एज सच डिटेल्स तो हम नहीं दे सकते, सिवाय इसके कि जो यहाँ हुकूमती ज़राए के मुताबिक या दूसरे ज़राए के मुताबिक तकरीबन 7,000 के करीब इमारत जो हैं वो मुकम्मल तौर पर मिसमार हो चुकी हैं और बेशुमार को नुकसान पहुंचा है। सड़कें और जो कम्युनिकेशन के ज़राए हैं उनमें ज़लज़ले की वजह से कई जगहों पे वादे शिकाफ आए हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन का नेटवर्क मुतासर हुआ हुआ है। ज़लज़ले के अलावा यहाँ जो दूसरे जहाँ सिलसिला चल रहा था वो ये था कि शदीद बारिश और बाज़ औक़ात बाज़ इलाकों में शदीद किस्म की जो थी वो स्नोइंग हो रही थी, और बर्फ़ पड़ने की वजह से जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो खासी मुतासिर थी। ये ओवरऑल सिचुएशन ऐसी इमर्ज की है कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 20,000 अफराद का इंतकाल, 75,000 जख्मी, तकरीबन 7,000 मेन बड़ी बिल्डिंगें मिसमार होने के बाद उस पूरे इलाके में जो है जिंदगी का जो निज़ाम है वो तकरीबन रुक चुका है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और हुकूमत अपने पूरे ज़राए इस्तेमाल कर रही है और दोस्त ममालिक भी भरपूर उनकी मदद कर रहे हैं। ठीक। और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो अब एक सामने उभर के सामने आ रही हैं कि नुकसानात का अंदाजा अब लगने की स्टेज आती जाएगी, और मेरा ख्याल है कि अगले 3-4 रोज में बेहतर जो है इनकी असेसमेंट कर पाएगी हुकूमत। अब ज़रा क्योंकि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद वहाँ मौजूद है, पाकिस्तान तुर्की को अपना दूसरा घर भी समझता है, और ये फरमाइएगा कि इस वक्त तक पाकिस्तानी की क्या डिटेल्स आपके पास मौजूद हुई हैं, कितनी अमवात की जो डेटा है वो सामने आया है, और कितने ज़ख्मियों की तादाद के हवाले से इतलात मौसूल हुई हैं, और इस हवाले से जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वो क्या काम कर रही है वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस वक्त तक हमारे पास कहीं से भी किसी पाकिस्तानी के शहीद होने की या जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता हमें 9 तारीख को कुछ 23 के करीब पाकिस्तानी तलबा ने अप्रोच किया था। हमारी जो वेबसाइट है जो हमने मदद के लिए बनाई थी और जो हमारा एमरजेंसी सेल हमने क्रिएट किया था उनके ज़रिए, कि वो जिन इलाकों में और जिन इमारात में रिहाइश पजीर थे उनमें क्रैक्स आ गए थे और उनको खाली करा लिया गया था। तो उनको कुछ नेचुरली मसाइल आ रहे थे इन टर्म्स ऑफ अपने आप को सेटल डाउन करने के। तो उन्होंने हमसे राब्ता कायम किया और हमने उनको फौरी तौर पे एक अपने अफसर के जरिए, जो हमने कि इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए अदना में पोस्ट किया हुआ है, उनके जरिए उनको अदना शहर में बुला लिया और उसके बाद उनको वहाँ पे हमने रिहाइश का बंदोबस्त किया अपने जराये के मुताबिक। और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनमें से तकरीबन 17-18 पाकिस्तान जाना चाहते हैं और 3-4 इस्तांबुल आना चाहते हैं। तो जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनके लिए हमने फौरन से बेशतर राब्ता कायम किया पीछे इमदादी जो हमारे NDMA और बाकी इदारों के साथ। और मोस्ट प्रॉब्ली वो कल सुबह तक पाकिस्तान एयरफोर्स का एक C-130 आ रहा है, उसमें
15 के करीब लोग वापस चले जाएंगे और बाकी 3 या 4 जो हैं वो दूसरे पीआईए के जरिए इंशाअल्लाह ताला कल तक चले जाएंगे, क्योंकि वो उनकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के मराहल चल रहे थे। जी, अब ज़रा आ जाते हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्तकिल तौर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी अपील करते नज़र आ रहे हैं। एक फ़ंड भी कायम किया गया है 10 अरब रुपए से कि इसमें कंट्रीब्यूट करें, और यकीनन उसकी एक हिस्ट्री मौजूद है कि तुर्की ने जिस तरह से काम किया है। अब हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त तक की तरफ से कितनी इमदाद तुर्की भिजवाई जा चुकी है? इस वक्त सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे जिसे पहुँचाया जाना ज़रूरी है? ये ज़ल्ज़ला 6 तारीख को आया था सुबह 4:17 पे, और उसके तकरीबन कोई 70 मिनट के बाद ही मुझे वज़ीर आज़म साहब का फ़ोन आ गया, और वो तमाम तफ़सीलात जानना चाहते थे जो उस वक्त के मुताबिक थी। उस वक्त तो खैर जो रिपोर्ट हो रहा था वो इसका स्केल इतना बड़ा या इतना मैसिव नहीं नज़र आ रहा था। उस वक्त तो ये लग रहा था कि जो अमवात भी थी वो भी गालिबन उस वक्त की जो रिपोर्टेड फिगर थी वो 50-60 की थी। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने उसी लम्हे से इसमें इमीडिएटली अपनी दिलचस्पी का इज़हार किया और उन्होंने इस सारे प्रोसेस को टेक ओवर कर लिया, और जो हालात बिगड़ते गए वज़ीर आज़म साहब की इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ती गई। उन्होंने एनडीएमए को मुतहर्रिक किया, हमसे उन्होंने मुस्तकिल फीडबैक लिया, और उसी की बुनियाद पे पहले दिन ही उनका राब्ता प्रेसिडेंट एर्दोआन के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ अपना इज़हार यकजहती किया, अफसोस किया, बल्कि उनको हर किस्म की मदद का यकीन दिलाया, और उसी अपने वादे के मुताबिक उन्होंने सारे प्रोसेस का आगाज कर दिया। 7 तारीख को हमारा पहला C-130 यहाँ पे जो था वो हमारी एक 33 रुकनी टीम लेके, जो कि अर्बन रेस्क्यू मैनेजमेंट की टीम्स थी, क्योंकि हुकूमत तुर्की ने जो हमसे पहले सबसे पहली दरख्वास्त की थी वो यही की थी कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो रेस्क्यू मैनेजमेंट जानते हों और जो इस प्रोसेस में लोगों को रिट्रीव कर सकें। तो वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक इमीडिएटली जो पहला हमारा C-130 आया, उसमें इमदादी सामान के अलावा ये 33 रुकनी पाकिस्तान आर्मी की रेस्क्यू टीम आई। उसके फ़ौरन बाद ही एक पीआईए की कमर्शियल फ़्लाइट के ज़रिए उसी रोज़ तकरीबन 55 लोगों के ऊपर एक जो काफ़िला था वो लाहौर से रेस्क्यू 1122 का आया, जो अगेन अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन मैनेजमेंट के हिसाब से, रेस्क्यू मैनेजमेंट के हिसाब से मुकम्मल तौर पे इंटरनेशनली ट्रेन्ड था। इस तरह ये तकरीबन 88 लोग तो पहले ही रोज़ 7 तारीख को पहुँच गए। अगले दिन जो है पीआईए की एक और फ्लाइट के जरिए तकरीबन हमारे पास 10 टन इमदादी सामान आया, और उसी दिन हमारे पास एक और C-130 के जरिए 15 टन सामान आया। उसके बाद जो पीआईए की तमाम परवाजें आ रही हैं उनमें किसी रोज 7 टन, किसी रोज 12 टन आया। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो हमें तुर्किया की हुकूमत ने कल बहुत रिक्वेस्ट की थी, या उन्होंने अपना इजहार किया था तलब का, कि टेंट्स की विंटराइज टेंट जो सर्दियों के टेंट हैं उनकी शदीद किल्लत है। सही। तो हमने अपनी बाकी सारी इमदादी सरगर्मियों को मुअत्तल करके अपना सारा फोकस इस चीज़ पे शिफ्ट किया, और आज सुबह एक एयरफोर्स का जहाज तकरीबन उसकी टनेज 30 टन थी वो लेके यहाँ आया, और कल सुबह एक कमर्शियल 100 टन की जो फ्लाइट है कार्गो फ्लाइट वो भी ये टनेज लेके आएगी जो सिर्फ टेंट्स पे मुश्तमिल होगी। हमने एक वहाँ पे पिछले 4 रोज में अनथक मेहनत के बाद एक हॉस्पिटल 30 बेड का शिफ्टिंग हॉस्पिटल जो है वो तैयार किया था, जिसने कल आना था, लेकिन हमने ये भी फैसला किया कि उसको भी 2-3 रोज के लिए मौखर करके अब जितनी भी फ्लाइट्स आएंगी उनके अंदर हम बेसिकली अगले 1-2-3 रोज तक सिर्फ जो विंटर टेंट्स हैं वो भेजेंगे, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी जरूरत उसकी है। उसके अलावा हमने तकरीबन एक 40 से 50 ट्रक्स का काफिला आज रवाना होगा पाकिस्तान से, जिसमें अगेन मेनली ये टेंट्स होंगे और दीगर अशिया होंगी। इसके अलावा जो हमारी बाकी रेगुलर फ्लाइटें आ रही थी पीआईए में, उसके जरिए हमने जो कार्गो मंगाया उसमें मोस्टली ब्लैंकेट्स थे और उसमें कुछ दवाइयाँ वगैरह का एलिमेंट था। शुरू में हमारी कुछ मेडिकल टीम्स भी आई हैं। ये तो एक जनरल वो थी जो हुकूमत पाकिस्तान ने अभी एनडीएमए की एक कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग चेयर की, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब, जिसमें कम्युनिकेशन मिनिस्टर साद रफीक साहब, जिसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब शामिल थी, और उसमें तारिक फातमी साहब एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन ऑफिस भी थे। ये तमाम लोगों ने इस मीटिंग में एनडीएमए के चेयरमैन से ब्रीफिंग भी ली, उनसे तमाम सिस्टम्स का जायजा लिया, और उसकी बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि हम इस सारे प्रोसेस को बढ़ा दिया जाएगा, और जिस हद तक मुमकिन हो सके हम कोशिश करेंगे। और आज इसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुख्तलिफ जो इज्तिमात थे जुमे के उनके बारे में भी कहा, स्कूल्स वगैरह में कलेक्शन कोऑर्डिनेशन सिस्टम का कहा,
परसों प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी 2 घंटे की, उसमें भी कुछ बुनियादी फैसले किए थे, जिनमें सबसे अहम फैसला जो था वो ये था कि हमारी तमाम की तमाम कैबिनेट और पार्लियामेंट एक दिन की अपना 1 महीने की तनख्वाह और तमाम मुलाजिम ग्रेड 18 से 22 की वो एक दिन की तनख्वाह जो है वो इस फंड में डोनेट करेंगे। एक डेडिकेटेड फंड क्रिएट कर दिया गया। जनरली प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसा रोल प्ले किया है कि वो कैटलिस्ट के तौर पे उभर के सामने आए हैं कि जी इस लम्हे में जब तुर्की को हमारी जरूरत है, और वो मुल्क जिसने जिंदगी भर हमारा साथ दिया, हम्म। चाहे वो कश्मीर का जल्जला हो, चाहे वो हमारे सैलाब हो, चाहे वो दूसरी चीजें हो, चाहे वो कश्मीर के वैसे सियासी मामलात हों, तुर्किया वाहिद मुल्क है जिसने कभी पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा और हमेशा हर बुरे लम्हे में गालिबन गालिबन क्या यकीनन तुर्की पहला मुल्क था जिनकी इमदादी टीमें पाकिस्तान किसी भी हादसे की सूरत में पहुंची। तो अल्लाह का बड़ा बड़ा एहसान और करम है कि हमने भी इस बुरे वक्त में अपने फर्ज को निभाया और हम वहीं खड़े रहे जहां तुर्की कभी हमारे साथ खड़ा रहता था। जी बिल्कुल। ये फरमाइएगा कि इस वक्त अवामी सतह पर या कोई तंजीम अपने तुर्की बहन भाइयों के लिए कोई मदद करना चाहे, उनके लिए कोई अमाउंट भेजना चाहे, कोई चीज़ भेजना चाहे, तो उसका बेस्ट तरीका क्या होगा एक्सीलेंसी? देखिए, बुनियादी तौर पे तो हमें 2-3 चीजें देखनी है कि एक तो हम तकरीबन 6 घंटे की फ्लाइट की दूरी पे बैठे हैं, तो खुद ट्रांसपोर्ट करना तो बड़ा एक्सपेंसिव भी है और मुमकिन भी नहीं है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे हुकूमती मसाइल भी आते हैं। तो मेरा तो आवाम से यही सबसे बड़ा मतलब मैं कहूँगा रिक्वेस्ट होगी कि वो जो डोनेट करना चाहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में डोनेट करें। उसके जरिए हमें भी आसानी होगी कि हम एक सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट का सिस्टम डेवलप कर लें, जिसके तहत हम हर वो चीज खरीदें जिसकी जरूरत है। लोग जज्बात में आके बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी हमें स्टील के बर्तन देगा तो वो उसकी कॉस्ट ही इतनी आ जाएगी फ्लाइट की कि वो बेकार हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह मतलब यहाँ पे जो है सेकेंड हैंड क्लोथिंग की इजाजत नहीं होती, आप वो नहीं भेज सकते। हमारे यहाँ वो लोग हम टेंडेंसी होती है वो हो जाती है। तो बेस्ट तो ये है कि जी आप एनडीएमए के जरिए जो कोऑर्डिनेशन हो रही है और गवर्नमेंट जो कोऑर्डिनेट कर रही है फॉरेन ऑफिस के जरिए, वो प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में एहतियात जमा करा के उनसे कंसोलिडेटेड बाइंग उन आइटम्स की जाए जिनकी जहाँ रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसके अलावा मुझे पता है और मैं जानता भी हूँ कि हमेशा लोग प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होता है। आज जैसे मेरे पास बहुत सारी फुटेजेस आई हैं, एफपीसीसीआई की तरफ से सामान इकट्ठा करके दिया गया है, तुर्की काउंसलेट कराची के जरिए वो उन्होंने यहाँ शिप भी किया है। सैलानी ट्रस्ट वाले बहुत अच्छा फलाई काम करते हैं और वो कर भी रहे हैं, और उनके जो सदर हैं वो मुझे पता लगा है कि वो शायद आज तुर्की में आ भी गए हैं, वो भी अपने हाथ से फलाई काम कर रहे हैं। तो उनके अपने एक प्रोसेस हैं। लेकिन इंडिविजुअल्स को मैं हमेशा यही कहूंगा कि जी उससे बहुत बेहतर है कि वो या सरकारी तौर पे या एनजीओ के जरिए ही ऑपरेट करें, क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो ना उन इलाकों में पहुंच सकता है, ना उसको इजाजत मिलेगी और ना ही वो डिलीवर कर सकेगा। तो ये कंसर्टेड और आई वुड से कि जी एक बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट चाहिए। इसके लिए बेहतर यही होगा कि जो हम नज़्म ज़ब्त के ज़ाब्ते में रह के चलें और जो यहाँ के लोकल हुकाम की ख्वाहिश है उसके मुताबिक चलें। मसलन जैसे उन्होंने हमें कल कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, टेंट चाहिए जी। फिलहाल 2 रोज 3 रोज के लिए, तो हमने सब कुछ शिफ्ट कर दिया उधर, क्योंकि उनकी इस वक्त जो हाईएस्ट प्रायोरिटी और रिक्वायरमेंट है वो टेंट है। इसी तरह ये प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। 2 रोज पहले उनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी थी रेस्क्यू टीम्स, कल हो सकता है कि वो ये हमसे कहें कि जी हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी खुश दूध चाहिए, हम्म। परसों वो ये कह सकते हैं हमें कुछ और चाहिए। तो हमें उस चीज को कैटर करने के लिए एक सेंट्रलाइज निजाम के तहत चलना चाहिए, रादर देन के इंडिविजुअली हम कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। ये फरमाइएगा, जिस तरह से आपने बताया कि एक मरबूत निज़ाम मुरतब किया गया है, अब आपसे किसी ने रब्ता करना है और रब्ते का बेस्ट जरिया क्या है एक्सीलेंसी? राब्ते का जी हमारी वेबसाइट है, हमने एक बेसिकली इमरजेंसी सेल क्रिएट किया हुआ है। मेरा फोन नंबर तो पब्लिक है, वो हर जगह पे मौजूद है। मेरे जो हमारे डिप्टी एम्बेसडर है उनका नंबर सबके पास है, हमारा जो काउंसिल जनरल है अनकर इस्तांबुल में उनके नंबर सबके पास है, और अगर नहीं भी हैं तो फॉरेन ऑफिस के पास हर आदमी के पास नंबर होते हैं। लेकिन हमारे जो है वो उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर हमारे तमाम लोगों के नंबर मौजूद हैं। हमारा जो 24 घंटे सेल है उसका नंबर मौजूद है, ठीक है। ईमेल ये के ऊपर हम अवेलेबल है। जी ठीक। ये बताइए, इस वक्त तुर्की के अवाम का अज़्म हौसला कैसा है? यकीनन बहुत बड़ी आफत है और इससे पाकिस्तान एक नई कई मरतबा गुजर चुका है, जल्जला हो, सैलाब हो। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, जज्बा कैसा देख रहे हैं? मतलब मैं जी अब तकरीबन 60 साल उम्र हो चुकी है, आई सीन जिंदगी में बहुत कुछ, लेकिन जो चीज मैं विटनेस कर रहा हूं अब वो शायद मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी।
कि इतनी बड़ी क्लेमिटी के बाद, इतने बड़े हादसे के बावजूद लोगों के अंदर जो जज्बा है वो यही है कि अपने भाई की मदद करनी है। हम्म। हमने यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी तफसील, के हमने यहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी के अफसरों ने, स्टाफ ने, हमारा यहाँ पे एक स्कूल है उनके अफसरों ने, उनके स्टाफ ने, टीचर्स ने, और हमारे जो कॉन्सुलेट है इस्तांबुल में, हम सब ने मिल के एक रकम जमा की। मैं रकम की तफसीलात में नहीं जानना चाहता कि वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहरहाल हमने एक मुनासिब रकम जमा की, जिसमें हमने बाहर से कोई डोनेशन नहीं लिया, हम आपस में थे। और मैंने कल और परसों जो 2 दिन गुजरे हैं उनमें खुद जाके अपने स्टाफ के साथ मिल के उन आइटम्स की खरीदारी की जो हम समझते थे कि यहाँ पे हमें इन्होंने ज्यादा कहा है कि जिनकी इमरजेंसी में नीड्स हैं, जिसमें गर्म कपड़े थे, ब्लैंकेट्स थे, जिसमें बच्चों के कपड़े थे, बच्चों के जूते थे, गर्म जूते थे, खाने पीने की अशिया थी, खुश्क अशिया थी, पानी की शदीद जरूरत थी, और स्वेटर वगैरह की जरूरत थी, जैकेट्स की बहुत जरूरत थी। तो हमने ये सारा सामान इकट्ठा कर लिया। ये तकरीबन कोई 400-450 कार्टन बने। तो हमने ये तय किया कि जो शहर के 3 सबसे बड़े कलेक्शन सेंटर्स हैं, हम वहाँ खुद जाएंगे, ना सिर्फ वॉलंटियर करेंगे काम करने के लिए पैकिंग वगैरह में, और ये डोनेशंस भी देंगे। वहाँ जो मैंने कल रात को नज़ारा देखा है वो मेरी जिंदगी के मतलब उन चंद लम्हों में से है जो कि हमेशा के लिए एक अनमिट नकूश छोड़ गए। कि वहाँ तकरीबन 2,500 से 3,000 वॉलंटियर था रात के 11:30 बजे जब हम पहुंचे हैं अपना सामान लेके, और हम वहां से निकले हैं रात को 1:45 बजे। ठीक। जिस तरीके से वो जवान, बच्चे, बूढ़े, मतलब हर किस्म के लोग, और ये इलाका खासा जिसको आप कहना चाहिए उन पॉश एरियाज में था कि जहाँ पे वो लोग रहते हैं जो खासे अमीर हैं, मतलब जिस जज्बे से वो काम कर रहे थे लाइनें लगा के खुद ब खुद अपने डिसिप्लिन के तहत। और कोई शख्स मतलब ये नहीं कोशिश कर रहा था कि जी मैं आगे हो जाऊं, मेरी तस्वीर उतर जाए। हर शख्स अपना चुप करके काम कर रहा था और वो एक सिस्टम में कर रहा था। सही। यही चीज आज सुबह मैं दूसरे जब इलाके में गया शहर के, वहां पे यही चीज नजर आई कि हर आदमी अपने तौर पे काम कर रहा है वहां पे। बल्कि मैं और मेरे डीएचएम खड़े हुए थे, डिप्टी एम्बेसडर, तो हम बात कर रहे थे। एक तकरीबन कोई 70 से 72 साल की उम्र के बुजुर्ग आए और उन्होंने कुछ वजनी चीज उठाई हुई थी जिनकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहे थे। हम्म। अब वो क्या था मैंने नहीं पूछा, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि उस शख्स को देख के खुद ब खुद आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इस उम्र में भी लोग इस जज्बे से काम कर रहे आप हैं। कह रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज अभी डेवलप हो रही हैं और यकीनन ये बहुत बड़ी एक इंकरेजमेंट है उन तमाम लोगों के लिए जो मदद करना चाहते हैं। ये फरमाइएगा 100 घंटे गुजर जाने के बाद भी इतलात मौसूल हो रही हैं मुख्तलिफ अखबारात और इंटरनेशनल जराइद के ज़रिए कि अभी भी मौज़ाना तौर पर कुछ अफराद को ज़िंदा निकाला जा रहा है। जी, मैं जी अभी बात बीच में रह गई। मैं अभी जो तीसरा जो सेंटर में गया, वो अनकरा के जो गवर्नर हैं वो खुद उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उठाई हुई और वो उसको रन कर रहे हैं, और वो मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं। तो उनसे मैं बैठा तो ये उनका क्राइसिस कंट्रोल सेंटर भी यही है। तो वो उन्होंने मुझे ब्रीफिंग भी दी। तो बल्कि उन्होंने मुझे अभी, ये तकरीबन को 20 मिनट पहले की बात है, बस मैं अभी वहीं से आया हूँ, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि अभी 2 मिनट पहले भी एक रेस्क्यू टीम ने 4 आदमियों को रेस्क्यू किया है। तो नॉर्मली जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर वो ये होता है कि जी आफ्टर 100 आवर्स नॉर्मली इसको मतलब अबेंडन तो नहीं किया जाता, लेकिन इसको कूल डाउन कर दिया जाता है कि जी अब ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत रिड्यूस हो गई है। लेकिन आज एक बड़ी अजीब बात उन्होंने भी कही और लोगों ने भी कही कि जी ये सर्दी जिसको हम समझते थे कि ये जहमत बन जाएगी, ये एक तरह की रहमत बनी हुई है, क्योंकि सर्दी की वजह से लोगों का जो प्यास का एलिमेंट है वो बहुत नीचे आ गया है। हम्म। और जो लोगों का सर्वाइवल रेट है अंदर मलबे के तले जो मलबे तले जो दबे हुए हैं वो बढ़ गया है। तो इसलिए दे सेट के जी मैंने उनसे ये सवाल स्पेसिफिकली पूछा जो आपने मुझसे पूछा है कि जी क्या है सूरत हाल होगी। तो उन्होंने कहा कि जी नॉर्मली तो इसको हमको 7 दिन के अंदर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन हम इसको 7 दिन में नहीं खत्म करेंगे। हम इसको गालिबन 15 दिन तक लेके जाएंगे रेस्ट एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को, क्योंकि अभी तक जो है वो जिंदा लोग निकल रहे हैं, लाशें तो बहुत दूर की बात है, अभी तक जो हमारे पास है रिकवरीज हो रही हैं एंड वी आर रेस्क्यूइंग पीपल। तो हम इसको बढ़ाएंगे, और एक एक जान जो है वो इंतहा से ज्यादा कीमती है, इसलिए वी विल नॉट अबेंडन इट। तो मुझे ये लग रहा है कि ये रेस्ट एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ये गालिबन 14 रोज तक तो डेफिनेटली चलेगा। ठीक है। और ये भी फरमा दीजिएगा कि इस वक्त तक, क्योंकि 10 सूबों के हवाले से जो इतलात मौसूल हुई थी, सबसे ज़्यादा कौन से सूबे मुतासर हुए हैं जहाँ पे इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ है? ये बेसिकली जी जो मैक्सिमम कैजुअलिटीज हुई हैं वो 3 शहरों में हुई हैं, मतलब बाकी तो हुई है, लेकिन अब जो फिगर सामने आ रही है उसके मुताबिक गाजी एंतब, हताई और कारामान मराश, ये 3 इलाके हैं जो बहुत बुरी तरह उठे हैं, और आदियामान चौथा जो है। इन 3 और 4 शहरों के दरमियान जो है वो 60-70% कैजुअलिटीज आप कह सकते हैं कि वो इनमें हुई हैं। और ये अच्छे खासे बड़े शहर हैं।
और गाजियान्तब इनका अच्छा खासा एक इंडस्ट्रियल हब भी बन चुका था पिछले और इसके साथ 7-8 साल सीरिया भी में। लगता है गाजी इंतब के साथ। जी जी, ये हताई का बॉर्डर है, इसमें हताई भी काफी बुरी तरह बैडली हिट हुआ हुआ है। तो ये चारों पांचों शहर आप कह सकते हैं कि इनमें ज्यादा कैजुअलिटीज हैं, और ये बिल्कुल क्लोज टू हैं सीरियन बॉर्डर। बिल्कुल ठीक है जी। और इस वक्त तक कोई तादाद बता दीजिएगा जो पाकिस्तानी रेस्क्यू का अमला वहाँ पे मौजूद है, उसकी अल्टीमेट तादाद कितनी है? क्या मजीद भी तादाद दरकार हो सकती है जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हो? रेस्क्यू की तो हमारी इस वजह तकरीबन के करीब लोग मौजूद हैं, 88 के करीब। और अब मेरा ख्याल है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तो एज आई सेड किया, वो थोड़ा ग्रेजुअली फेड आउट करेगा। तो शायद रेस्क्यू के लिए तो अब वो मजीद हमसे नहीं ना रिक्वेस्ट आई है ना आएगी। सही। और यही लोग फिलहाल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब इनके पास थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस भी आ गया है, और थोड़ी सी इनकी अपनी जो रिसोर्सेज हैं वो भी अब ये कॉन्सेंट्रेट कर सकेंगे उन इलाकों पे जहाँ ज्यादा जरूरत है। कुछ इलाकों में तो काम तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। मैं अभी गवर्नर साहब से पूछ रहा था, वासिफ शाहीन साहब से, तो वो यही बता रहे थे कि अब तकरीबन हमने एवरेज, उसने ये कहा था कि जी मतलब इसको टर्किश में वॉशा युकरा कहते हैं, यानी कि मोर लेस इंग्लिश में, कि हमने 98% एरिया तो स्कैन कर लिया है। और उसमें से कुछ ऐसे इलाके हैं जहां हमें शायद रीविजिट करने की जरूरत पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट, क्योंकि अब बड़े जदीद आलात के जरिए वो कर रहे हैं। सोनिक सिस्टम्स चल रहे हैं वहां पे, लेजर के सिस्टम्स चल रहे हैं। तो वो ग्रेजुअली अब वो इंडिविजुअल एक एक इशू, पहले 2-3 रोज तो बल्क में होती है रिट्रीवल, अब वो चले गए हैं इंडिविजुअल्स की तरफ के। कहीं भी अगर उनको कोई सोनिक आवाज आ रही है किसी किस्म की, पेल्पिटेशन की या रेस्पिरेशन की, तो वो उसके पीछे जा रहे हैं, चाहे वो कोई मतलब छोटा सा बिल्ली का बच्चा ही निकले, लेकिन वो दे आर गोइंग आफ्टर दैट। तो इस सारे प्रोसेस के लिए वो मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी टीमें भी होंगी, और फिर और ममालिक से भी आई हुई हैं। अगली फेज में मोस्ट प्रोबेबली जो होगी, जिसको रिकवरी की फेज है, उसमें वो उनको शायद मेडिकल टीम्स की ज्यादा, फील्ड हॉस्पिटल्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन माशाल्लाह टर्की में अपना बहुत एलेबरेट सिस्टम है, इसलिए मैं समझता हूँ कि काफी जल्दी वो सूरत हाल पे काबू पा लेंगे। जी इंशाल्लाह। और एक्सलेंसी टुवर्ड्स द लास्ट एंड फरमाइएगा कि कोई मैसेज जो आप पाकिस्तानी कौम को देना चाहें इस हवाले से, क्योंकि यहाँ पे यकीनन लोग बहुत कंसर्न्ड हैं, और व्हेन इट कम्स टू तुर्की पीपल रियली कंसिडर इट कि ये हमारा सेकंड होम है, और बहुत ज़्यादा कंसर्न शो कर रहे हैं लोग। तो कोई पैगाम ऐसा जो आप समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम तुर्की की मदद कर सकती है आगे बढ़ चढ़ कर अपने बहन भाइयों की? देखिए, मतलब मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया में हमारे सबसे जो करीबी दोस्त तरीन ममालिक, बल्कि मैं तो दोस्त का कभी लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं करता तुर्की के हवाले से, मैंने हमेशा तुर्की के बारे में ये कहा है कि वो कारदेश ब्रदरहुड, उस रिलेशनशिप को सामने रखते हुए, माजी की हमारी जो दास्तान है वो 47 से नहीं शुरू होती, 47 से नहीं शुरू होती, वो 500-600 साल पुरानी है। सही। जब से सब कॉन्टिनेंट में लोग मुसलमान हुए, तुर्की और पाकिस्तान के मरासिम जो थे वो कभी भी बरादराना से कम नहीं हुए, वो दोस्ताना कभी नहीं थे, दे वर ऑलवेज एट अ लेवल ऑफ बीइंग ब्रदरहुड। और ये हम समझते हैं, तारीख में हमने भी ये पढ़ा था कि जी शायद पहली दफा खिलाफत मूवमेंट के जमाने में हमने इनकी मदद की, हालांकि ऐसा नहीं था। तारीख इससे बहुत पहले चली जाती है। अगर आप कराची में जाके देखें तो 1700 और 1800 में भी कई ऐसे लोग थे जिनको सुल्तान अब्दुल हमीद ने और सुल्तान मजीद ने अफेंदी और बे का खिताब दिया, जिससे ये वाज़ेह तौर पे उभरता है कि ये बड़े गहरे जो आप किसके रवावत थे वो तारीख में 100-200 साल नहीं, 500-600 साल पुराने हैं। और जब आपका इतना पुराना रिश्ता होता है तो आपकी हर चीज एक हो जाती है। जबान उर्दू भी जो है वो टर्किश वर्ड से ही निकली है। अगर आप इनका खाना देखें, इनका रहना देखें, वो और हम वो खास फर्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत ये यूरोप के नजदीक है, तो शायद मैं समझता हूँ कि वो थोड़ी सी यूरोप की आदतें हैं, अदरवाइज बिल्कुल एक कल्चर है, फीलिंग्स एक हैं। हमारे यहाँ सैलाब आया, सबसे पहले प्रेसिडेंट एर्दोआन पाकिस्तान पहुंचे 2010 में। हमारे यहाँ जल्जला आया, सबसे पहले प्रेसिडेंट एर्दोआन पहुंचे। हमारे यहाँ दोबारा सैलाब आया तो जो मैडम अमीन एर्दोआन थी वो सबसे पहले पाकिस्तान पहुंची। अभी सैलाब आया तो तुर्की है उन उन ममालिक क्या, बल्कि डेफिनेटली पहला मुल्क था जहां से मदद पहुंची। जी। इसी तरह हमारे यहाँ से भी यही हुआ हमेशा, कि तुर्की में जब भी कोई मुसीबत आई, कोई आफत आई, हमने हमेशा दिल खोल के तुर्की की मदद की और हमेशा उनके साथ खड़े हुए। जो 1999 का इस्तांबुल का मशहूर मशहूर जमाना और जल्जला था, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब फौरन जी। तशरीफ लाए थे, और जहाँ इस चीज का बड़ा कदर की जाती है। और अभी भी यही सूरत हाल है कि जो हुकूमती लेवल पे, पब्लिक के लेवल पे ताल्लुकात हैं, और जो ताल्लुकात वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के और प्रेसिडेंट एर्दोआन साहब के हैं ज़ाती किस्म के, इन तमाम चीज़ों की रोशनी में मतलब मुझे यकीन है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त
यकजा होकर तुर्की की मदद करना चाहता है और करेगा। हम बिल्कुल लोगों को ठीक। चाहिए कि सिस्टम में रह के डोनेशंस का एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप करके बामानी किस्म की मदद करें, बेमानी मदद ना करें। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सही जो है। भी कुछ हो वो चैनलाइज्ड हो और मरबूत हो। और उसके लिए हमें सबसे बेहतर, जैसे मैंने पहले कहा था, कि वो यही है कि गवर्नमेंट और एनजीओ के थ्रू ऑपरेट किया जाए, इंडिविजुअल ना किया जाए। लोगों के अंदर तो मुझे यकीन है कि बेतहाशा इस वक्त मोहब्बत है तुर्की के लिए। उसको चैनलाइज करने की जरूरत है, उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत है इनटू रियलिटी एंड इनटू एक्शंस। बिल्कुल तो ठीक है, यही ताकि एक बड़ा मेरा मेरा मजबूत पैगाम और भी है। मुनज़्ज़म पैगाम भी तुर्की कौम को जाए पाकिस्तानी कौम की जानिब से। जी आई हैव टू बिल्कुल। वाइंड अप जी। डॉक्टर यूसुफ जुनैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल के साथ बताया कि इस वक्त तुर्की में पाकिस्तानी कौम क्या काम कर रही है, पाकिस्तानी कौम के वो नुमाइंदे क्या काम कर रहे हैं रेस्क्यू के हवाले से, और टनों के हवाले से जो सामान भी जा रहा है। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि मरबूत तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन जी, आप हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए रहे। जी जनाब, यहाँ पे शुक्रिया। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं जी। प्रोग्राम के दूसरे मौजू में हम बात करेंगे आईएमएफ के हवाले से। आईएमएफ का जो प्रोग्राम है, इस सिलसिले में जो बातचीत है, उसकी जो पहली प्रिपरेशंस हो रही थी, उसके बाद उनका वफ्द आया, 10 दिन पाकिस्तान में रहा और पाकिस्तान में उनको मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़, जिसे MEFP कहा जाता है, वो मिल चुका है। अब इसके बाद जो प्रोसेस है वो होना है, उसके बाद स्टाफ लेवल की मीटिंग भी होनी है और उसके बाद फिर अप्रूवल मिल जानी है। अप्रूवल के बाद $1.2 अरब पाकिस्तान को मिल जाना है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो $1.2 अरब मिलना भी अहम है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इस्लाहात हैं जिन पर बात की गई है और हम अपने प्रोग्राम में कई मरतबा बात कर चुके हैं कि इस्लाहात का होना पाकिस्तान की मईशत के लिए अज़ हद ज़रूरी है, क्योंकि अब हम पेन किलर से काम नहीं चला सकते, अभी हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। इस हवाले से जनाब ज़रा मेहमानों से तारुफ भी करवाते हैं। पैनलिस्ट में आज हमें ज्वाइन किया है जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने स्काइप के ज़रिए, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, सज्जाद अनवर साहब भी लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और शॉर्टली आगा इकरार साहब भी हमें स्काइप के ज़रिए ही ज्वाइन करेंगे। जी, आपको मैं इन्वॉल्व कर लेता हूँ। मुर्तज़ा सोलंकी साहब फरमाइएगा, IMF का जो ये वफ्द है, मुलाकातें भी हुई हैं, इस्लाहात जो तजवीज़ की गई हैं, इस्लाहात बज़ाहिर तो जिस तरह से सोशल मीडिया में बातचीत की जा रही है कि जी बड़ी सख्त इस्लाहात हैं और टैक्सेस को इंक्रीज़ करने के हवाले से इसहाक डार साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि कोशिश यही होगी कि अवाम के ऊपर कम बोझ डाला जाए और ये जो टैक्सेस हैं 170 बिलियन रुपीज़, इनको किसी और सोर्स से जो है वो निकाला जा सके। तो फिर अवाम को पे बोझ डाले बगैर क्या टैक्स इंक्रीज या रेवेन्यू इंक्रीज किया जा सकता है और कितना बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए? ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। इस वक्त तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये IMF का प्रोग्राम जो मुअत्तल हो गया था पहले पिछली हुकूमत के दौरान और फिर बाद में इस पर अमल दरामद रुक गया था और उसकी वजह से जो IMF की जो ट्रांश है वो जो आनी थी वो भी बंद हो गई, उसको बहाल कराया जाए तो वो तो शायद हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त जो हालत है हमारी मईशत की, उसमें ऐसा साफ नज़र आ रहा है कि ये प्रोग्राम अगर मुकम्मल भी होगा तो हमें एक बार फिर एक और IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। इस्लाहात की बहुत बात हो रही है, लेकिन अभी इस्लाहात हमारे सामने किसी ने रोल आउट नहीं की। इस्लाहात के नाम पर अलबत्ता ये ज़रूर हो रहा है कि नए टैक्सेस लगाए जाएंगे कोई 170 अरब रुपए के जी। और ये बात हो रही है कि जी बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। तो ऐसा लगता है कि जो इस वक्त महंगाई कोई 25% के करीब है, शायद ये 35% या 40% तक चली जाए। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि जो गरीब आवाम है उन पर काफ़ी ज़रब पड़ेगी। अभी बात हो रही है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कुछ टारगेटेड सब्सिडीज़ लोगों को दी जाए, लेकिन जो असल जो पाकिस्तान की मईशत का जो मामला है उसमें असल इस्लाहात की ज़रूरत है। गैर पैदावारी खर्चे कम करने की ज़रूरत है, हुकूमती जो साइज़ है उसको कम करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान की जो अशराफिया जो कि सब्सिडीज़ और रियायतों की मद में UNDP के मुताबिक कोई $17.5 अरब की रियायतें हासिल करती है, ये वज़न और ये बोझ जो है वो उधर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि गरीब आवाम जो है इसको उठाने के सकत नहीं रखते। तो असल मामला जो है वो पाकिस्तान की मईशत में बुनियादी इस्लाहात करने का है। इस वक्त आप कोई $27 अरब का जो है वो सालाना तेल खरीदते हैं जी। आपकी अगर बरामदात सिर्फ 30-35 अरब तक होंगी तो और भी आपको बहुत सारी चीज़ें दरामद करनी पड़ती हैं। आपको अभी खाने, अब गंदम और दालें आप इंपोर्ट करते हैं, खाने का तेल आप इंपोर्ट करते हैं, तो आपको पूरी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। ये बिजनेस एज यूजुअल चल नहीं सकता। हम गड्ढे में गिरे हुए हैं और मजीद खुदाई नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट जी। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, नॉन टारगेटेड सब्सिडीज के खात्मे के हवाले से डार साहब ने भी कहा है कितना इंपॉर्टेंट है जो तबका अफोर्ड कर सकता है उसे सब्सिडी ना देना और जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसको टारगेटेड सब्सिडी देना। जी डॉक्टर साहब आपसे सवाल है, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब। पहले तो मैं आपके नाजरीन की सहूलत के लिए पहले तो आपके नाजरीन की सहूलत के लिए मैं ये बताता चलूँ कि टारगेटेड सब्सिडी और नॉन टारगेटेड सब्सिडी क्या है।
मसलन हमारे यहाँ यूटिलिटी स्टोर जो है वो नॉन टारगेटेड सब्सिडी है, उसमें पता नहीं वो सारों के लिए ओपन है कि कौन उसमें से आके ख़रीदारी कर सके, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम टारगेटेड सब्सिडी। इसी तरह हम ट्रक खड़ा कर देते हैं यहाँ पे आटे का, सस्ती चीज़ों का, उसमें हमें पता ही नहीं कि कौन शख्स बार बार ले रहा है। तो ज़रूरत ये है, मेरी तजवीज़ ये है कि टारगेटेड सब्सिडी हम कैसे दे सकते हैं। स्टेट के पास डाटा मरबूत होना चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक अच्छा हमारे पास मैकेनिज़्म है, उसके अंदर आलमी डोनर्स ने भी कहा है कि वो डाटा है, और वो हमें ज़रूरत इस अमर की है कि दूसरी जंग अजीम के बाद और फिर पीपल्स पार्टी के पहले दौर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत में राशन कार्ड स्कीम आया था। बरतानिया ने भी राशन कार्ड सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद चर्चिल ने शुरू किया कि डॉक्यूमेंट किया जाए कि एक आदमी जिसकी 30,000 से कम इनकम है और उसके 2 बच्चे हैं तो उसको उसके ज़रूरत के मुताबिक राशन मिले, एक बंदा जिसकी 4 बच्चे हैं उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक राशन मिले। तो टारगेटेड सब्सिडी का मरबूत निज़ाम हमें कायम करना चाहिए, बनाना चाहिए। टारगेटेड सब्सिडी ये भी है कि हम 300 यूनिट जो बिजली के और गैस के हैं उसके हम कम ना जाएं। टारगेटेड सब्सिडी ये भी है, जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल ने कहा है कि वो 150 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, जिस तरह वो पेट्रोल पंप वालों को सस्ता रियायती तेल दे रहे हैं, मोटरसाइकिल वालों को, चंगची वालों को। तो अगर हमने टारगेटेड सब्सिडी देनी है तो हमें मोटरसाइकिल पे सवारी करने वाले को, हमें 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले को, और हमें 50,000 रुपये महीना कम कमाने वाले को रीच करना होगा रियासत, जिस तरह अमेरिका में फूड स्टैम्प की एक सूरत हाल है। मैं यहाँ ये भी कहूँगा, एक तरफ तो रिफॉर्म्स हम हालात के जबर में करते हैं, लेकिन अभी भी आप स्टूडियो से बाहर निकलें, बड़े बड़े कारोबारी इदारे जो सिक्योरिटी गार्ड से लेके वेटर से लेके और जो मामूली काम करने वाले जो पुअर जॉब्स कर रहे हैं वो 15,000 से तनख्वाह ले रहे हैं। मजदूर की कम अज़ कम तनख्वाह 23,000 25,000 है, उसको 35,000 ले जाने की ज़रूरत है और इंश्योर करने की ज़रूरत है। मीडिया इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत कम तनख्वाहें हैं, तो हमें लेबर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और इसको कि बुनियादी सतह से गरीब को नीचे गिरने ना दें। पब्लिक सर्विसेज हमें मुहैया करनी चाहिए। बच्चों का दूध महंगा नहीं होना चाहिए और मोटरसाइकिल का पेट्रोल महंगा। तो टारगेटेड सब्सिडी IMF हमें कहता है, इसीलिए उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की फंडिंग को ज़्यादा की है। अब ये जो एक्सेस है, जो हेल्थ टारगेटेड सब्सिडी, ये भी है कि बड़ी तनकीद हुई कि मेट्रो बस का आपने किराया कम क्यों रखा हुआ है। भाई मेट्रो बस पे वही सफ़र करता है, अगर आज मेट्रो बस ना होती तो लोग क्या अपनी ट्रांसपोर्ट में अफोर्ड कर सकते थे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लैपटॉप स्कीम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और जो सेहत से जुड़ी चीज़ें कि अदवायात मिलें और चीज़ें सेहत कार्ड से रिलेटेड हैं, ये सब हमें टारगेटेड करनी होंगी। और हमें सेहत, तालीम और जो खाने पीने की अजनास हैं उनके अंदर करना पड़े। अमीरों के ऊपर मज़ीद टैक्स लगाना होगा। इसमें यह भी है अभी तक जो हम टारगेट किया है कि माशरे के वो लोग, एक नादरा ने एक सैंपल किया था कि ऐसे लोग 17 लाख के करीब टैक्स पेयर हैं जिनके पास मशीन रीडेबल पासपोर्ट हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, उनके बच्चे डॉलर्स में फ़ीस दे रहे हैं, जिनकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग है, जिनके पास अब मॉडल गाड़ियाँ हैं, जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल में शादी करते हैं और उनका NTN नंबर ही नहीं। तो हमें ऐसे लोग जो सिस्टम में 17 लाख लोग हैं, हमें टेक्नोलॉजी का जदीद ज़राए करते हुए FBR की कैपेसिटी नहीं है कि वो अमीरों से टैक्स ले सके। उस कैपेसिटी को हम नहीं पढ़ेंगे तो माशरे में महंगाई भी होती रहेगी और गरीब लोग टैक्स के बोझ के ऊपर आते रहेंगे। ये पब्लिक डिटेल होनी चाहिए। मैं जिस शहर में रह रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए कि मेरे शहर का बेकरी वाला, मेरे शहर का इंडस्ट्री वाला, मेरे शहर का प्राइवेट स्कूल ओनर ये वेबसाइट पे हो कि वो कितना टैक्स देते हैं। और दुकानदार जब आप जाते हैं सुबह मंडी में तो सुबह 5-6 बजे से लेके 9-10 बजे तक अरबों का कारोबार हो जाता है हर शहर की मंडी में, 1 रुपया टैक्स नहीं होता। तो टैक्स कल्चर का जो हम फ़रोग है वो वार फुटिंग में, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर उसके साथ FBR को FIA या आर्मी की भी मदद लेनी पड़े तो रियासत का काम है कि वो अमीर तबकों से टैक्स वसूल करे। तो जब और खसारे में जो इदारे हैं, आप देखें वापडा रेलवे, स्टील, सही है डॉक्टर साहब, आपने बड़ी डिटेल के साथ बताया कि टारगेटेड एंड नॉन टारगेटेड का बुनियादी फर्क क्या है, ये आपने बात की और किस तरह से चीजें
ठीक हो सकती हैं, आपने हल भी तजवीज़ किया। आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगा इकरार हारून साहब, आपसे मेरा सवाल होगा सर्कुलर डेट के हवाले से, जो इस्लाहात तजवीज़ की गई हैं उसके अंदर सर्कुलर डेट का कम करना या ख़ात्मे करने का जो अज़्म किया गया है, का इजहार किया गया है सागदार साहब की जानिब से, ये फरमाइएगा कि ये सर्कुलर डेट अब हाई टाइम नहीं है कि हमें IPPs के साथ जो एग्रीमेंट किए गए हैं उनको रिविजिट करना है, जो डिस्कोर्स इसका लॉसेस के अंदर हैं, क्योंकि आम आदमी से पूछे वो तो कहता है मैं तो अपना बिल देता हूं, फिर ये लॉसेस में क्यों हैं? तो इसका मतलब है कि जो गैप है जिसकी वजह से ये सर्कुलर डेट आए रोज बढ़ता जा रहा है, 4 ट्रिलियन रुपीस हो चुका है, जो बहुत बड़ी रकम है। तो इस वक्त कितना जरूरी है कि सर्कुलर डेट का खात्मा हो सके ताकि कुछ शराइत हमारे लिए भी नर्म हो सके? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि जहां तक आप बात कर रहे हैं IPP के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट थी, वो बिल्कुल रिव्यू होने चाहिए, मैं उसके हक में हूँ, और उसको इस पर देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी अजीब हमने उनके कवानीन है उसके कि तेल भी हम खरीद के देंगे, जो भी रेट होगा, पैसे जो है अच्छा, और उसके बाद ये है कि वो एक खास हद तक उनसे हमें बिजली भी जरूर लेनी है, चाहे हमें जरूरत हो ना हो, लेकिन जब हमें ज्यादा जरूरत है तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है कि वो ज्यादा बिजली फराहम करेंगे। बहुत सारी इसमें एनॉर्मलिटीज हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन यासिर साहब आप ये भी तो देखें ना कि आज मिनिस्टर साहब ने बात की है कि 3000 बिलियन की हम बिजली अब जो है वो रिकवरी बेचते हैं, और हमें 18 बिलियन सिर्फ वापस आ रहा है। 1800 बिलियन, 12 बिलियन जो है वो जो आपका जा रहा है लाइन लॉसेस में, जो एक्चुअली थेफ्ट है, जो चोरी है, उसको कोई क्यों नहीं पकड़ रहा है? दुनिया में 5.5% से 7% से ज्यादा लाइन लॉसेस की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ लाइन लॉसेस 18% से ऊपर है, उस पर बात करने को कोई तैयार ही नहीं है। उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता है? इस सिस्टम को क्यों नहीं पकड़ा जाता है? मैं पूरा बिल देता हूँ, लेकिन 4 घर छोड़ के एक आदमी जो है बिजली चोरी करता है, उससे मेरा क्या कसूर है? उसका बिल भी मैं दे रहा हूँ ना। तो आप सही कह रहे हैं, जो ग्रिड पे टोटल बिल आता है फिर उसकी रिकवरी डाली जाती है अंदर खाने, यही खबर है। अच्छा, एक और बात है इसमें यासिर साहब, मैं पर्सनली, ये मेरी जाती राय है, पर्सनली ये जो आप यानी कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एक्सपेंड करना है, मैं पर्सनली उसके खिलाफ इसलिए हूं कि आप इस मुल्क में एक ही झटके के अंदर मिडिल क्लास को खत्म कर देंगे। मिडिल क्लास सड़कों पे आकर वही मांगना शुरू कर देगी कार्ड्स के ऊपर। इंस्टेड कि आप मिडिल क्लास को इंश्योर करें उसका सर्वाइवल, आप उसको इंसाइट कर रहे हैं, उसके हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं कि मिडिल क्लास का जो है फैमिली भी कल खड़ी होगी BISP के कार्ड के लिए, मुझे भी कार्ड फराहम करो। और एक बात बता दूं आपको, दुनिया ने ये तजर्बा करके देख लिया है, जिस मुल्क में मिडिल क्लास खत्म हो जाती है उस मुल्क की इकोनॉमी जो है यकदम जमीन पे गिरती है। मिडिल क्लास हमारी खत्म होती जा रही है। आपने ये टैक्सेस, फिर वही होगा, ये सारे इंडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे। बड़ी अच्छी सारी बातें की है मलक साहब ने। आप मुझे बताएं, अगर हम कहते हैं कि जी पेट्रोल वाले पंप के ऊपर जो पेट्रोल पड़ेगा उसको मोटरसाइकिल को उसका रेट और होगा, ये इम्पॉसिबल है, मुमकिन नहीं है। वहां पे खड़े होके जो फ्रॉड होगा, मोटरसाइकिलों का पेट्रोल जो SUV में डाला जाएगा, उसको कैसे पकड़ेंगे आप? उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो लोअर ग्रेड गवर्नमेंट चाह रही है कि लोअर ग्रेड जो रिकमेंडेड है बाइक्स के अंदर वो डालें ताकि वो गाड़ियों में इस्तेमाल ना हो सके। इसका भी हल मौजूद है। आगा साहब, मुझे क्विकली इन्वॉल्व करना है सज्जाद अनवर साहब को। अनवर साहब फरमाइएगा सर, जो इस्लाहात की तजवीज़ है और जब भी पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में जाने की काविश करता है, पाकिस्तान के माशी हालात बुरे होते हैं तो हम देखते हैं मीडिया के ऊपर ये बहस जोर पकड़ती जाती है, लेकिन जैसे ही थिंग्स बैक टू नॉर्मल होती हैं, ये प्रोग्राम जारी हो जाएगा तो हम देखते हैं ये बहस खत्म हो जाती है, इस्लाहात की बात खत्म हो जाती है। कितना ज़रूरी है, मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट कहा जाता है, कि मीडिया पे ये कंस्ट्रक्टिव बहस हो कि हमने अपनी इकॉनमी के ऊपर मिसाके मईशत भी करवाना है और इसे जारी भी रखना है। बिल्कुल ठीक कहा यासर आपने। जिस तरह की इस वक्त की एमरजेंसी सिचुएशन है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे जब IMF इतनी शर्तें लगा रहा है पाकिस्तान के ऊपर और हम इकोनॉमिक मेल्टडाउन की तरफ जा रहे हैं, लोएस्ट लेवल पे हमारे रिजर्व्स हैं इस वक्त, लेकिन मीडिया उतनी सेंसिटिविटी के साथ चीज़ों को उजागर नहीं कर रहा। मेरा ख्याल था कि इसके ऊपर एक लंबी डिस्कशंस होनी चाहिए थी। जितने पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं वो अभी हमने देखा कुछ जगह पे, कुछ TV चैनल्स पे ये बहस तो हो रही है और वो नक्शा ये खींच रहे हैं कि इस वक्त
वक्त पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालत में है, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स जो सॉल्यूशंस हैं वो देने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना कोई मीडिया ग्रुप, ना कोई इकोनॉमिस्ट, जो उनके कोई फोरम्स जो हैं वो कोई रास्ता दिखाने के लिए तैयार नहीं है कि इस तारीकी में से, इस डार्कनेस में से हमने कैसे बाहर निकलना है। मैं समझता हूँ कि ये जो जब भी बुरा वक्त आता है पाकिस्तान की इकॉनमी पे, और जो इसहाक डार साहब ने अभी कहा कि इतने मिलियंस का मज़ीद हमें टैक्स लगाना पड़ेगा, इतने अरब रुपए का, तो भाईजान आप देख लीजिएगा उसका अल्टीमेटली जो कैजुअलिटी होगी वो गरीब आदमी की होगी, क्योंकि आप किसी भी लेवल पे टैक्स लगाते हैं जब, तो उसका असर जो होता है वो एंड यूज़र पे आता है। और एंड यूज़र वो लोग हैं, एक तो वो अमीर लोग हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो दरमियाना मुतवसत तबका है और जो गरीब लोग हैं वो मारे जाएंगे। तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और हमारे इकोनॉमिस्ट को भी इसका कोई आउट ऑफ बॉक्स कोई रास्ते निकालने चाहिए। जिस तरह से मलिक साहब ने बताया और दूसरे दोस्तों ने बताया कि अगर आप सब्सिडी नहीं देंगे, टारगेटेड सब्सिडी नहीं देंगे, और गवर्नमेंट जो है अपने शहरियों का सही डाटा मुरतब नहीं कर पाएगी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो डाटा है या नादरा की जो रिसर्चेज हैं उनको सामने रख के, और FBR की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जाएगी जब तक, तो ये मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो मुल्क के लिए तो मुश्किल है ही, लेकिन आम आदमी पिस जाएगा। उसको, आम आदमी को कैसे बचाना है वो नारों के ज़रिए नहीं बचा सकते, उसके लिए कंक्रीट एक्शन लेने पड़ेंगे। हमारे ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि जो प्लानिंग डिवीजन से लेकर फाइनेंस डिपार्टमेंट तक, और जो फोरम्स हैं हमारे कारोबारी लोगों के, इकोनॉमिस्ट के, प्रोफेसर्स के, उनको इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए कि ये जो इतना बड़ा प्रेशर आ रहा है हमारी इकोनॉमी के ऊपर और हम एक मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, इन दशकों के दौरान कहीं गरीब आदमी मारा तो नहीं जाएगा, उसको कैसे हमने सेफ गार्ड करना है ये सोचना होगा। अगर ये नहीं सोचेंगे तो बहरहाल ये एक आने वाला वक्त जो है वो सबके लिए चैलेंजिंग होगा। और गैर पैदावारी अखराजात को बिल्कुल रोकना चाहिए, जहां जहां जिस अदारे को जो पैसे बचा सकता है उसको बचाने चाहिए, वो रजाकाराना तौर पे बचाएंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो आने वाला वक्त ये होगा कि फिर हमें मजबूरन इस मुल्क में फैसले करने पड़ेंगे कुछ, जो कि अच्छा नहीं होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर इजाजत दें। जी डॉक्टर साहब जल्दी। जी जी डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी यहाँ आगा साहब ने कहा कि मिडिल क्लास प्रॉस्पर करे, ग्रो, इकॉनमी के लिए ग्रो करना बड़ा ज़रूरी है मिडिल क्लास का। मैं यहाँ एक बड़ी मुख्तलिफ बात करने लगा हूँ, ज़रा इस पर गौर कीजिए। मिडिल क्लास रिफॉर्म की बात करती है, लेकिन टैक्स के लिए वो एग्जेम्पशन ड्रा करती है, टैक्स देती नहीं पाकिस्तान की मिडिल क्लास प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील और ट्रेडर, इनमें से कोई तबका टैक्स नहीं देता। मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, बिल्कुल ठीक है, ये यकीनन बहस जो है बहुत जरूरी है, ये होनी चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे खत्म करना है। वकील हूँ, मैं रसीद ही नहीं देता, मैं डॉक्टर हूँ, मैं लाखों रुपए की मेरी प्रैक्टिस है, मैं टैक्स ही नहीं देता। मैं इसका एक निजाम मुरतब होना चाहिए। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। टू वेरी लास्ट एंड जी, मुझे जो है वो यकीनन हमें पूरी कौम को इस वक्त दुख है, गम है। मशहूर शायर, ड्रामा निगार, मुसन्निफ, उस्ताद और अजीम इंसान के जाने का अमजद इस्लाम अमजद साहब के उन्हीं के अल्फाज में उन्हें खराज अक़ीदत हम पेश करते हैं, जिनका जनाजे के बारे में इत्तलात हैं कि कुछ देर के बाद अदा कर दिया जाएगा। जिस आवारा दीवाने को अमजद कहते थे, हस्ती की इस राह गुज़र से अब वो जाता है। ए मट्टी, ए अर्ज़े वतन, ले अपनी बाहें खोल, तेरी जानिब लौट के तेरा शायर आता है। प्रोग्राम बाखबर से चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।